हाय, दिस इज़ बालेंदु प्रताप सिंह। क्लास 9th के साइंस के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि अगर आपने इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि वीडियो को ख़त्म मैंने किया था न्यूटन के गति के नियम पे। और न्यूटन के गति के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें से पहला नियम जो था वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हमें पढ़ना है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। अगर आपने अटेंड नहीं किया जाके अटेंड कर सकते हैं। अब आज पढ़ते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? पहले आप चीजों को समझ लीजिए यहाँ पे आसानी मतलब तसल्ली से, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को बताना हो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, तो सिंपली आप कह सकते हो किसी से भी कि F बराबर m इंटू ए जो है वो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी है, सपोज दैट इसका द्रव्यमान m है, इस पे F बल तुमने लगाया और F बल लगाने से इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ a, तो जो F होगा वो इस बॉडी के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यही है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब ये नियम कहां से आया ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहीं पे स्क्रीन पे आप समझ जाएंगे। मैं पहले कह रहा हूं तसल्ली से चीजों को सीखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसको कई मतलब अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए ये कैसे आया वो देखेंगे। आई रिपीट अगेन, न्यूटन सेकेंड लॉ जब भी पूछा जाए, द्वितीय नियम चुपचाप आपको बता देना F बराबर m इंटू ए। अगर किसी बॉडी का मास m है, उस पर एक्सेलरेशन a आ गया है, उस पर F बल लगाने की वजह से, तो ये F जो है m इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको मैं बताता हूं कि ये कैसे आया, कैसे F बराबर m इंटू ए हम कह सकते हैं। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन साहब ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से अगर समझेंगे, सपोज दैट एक 10 केजी का बॉक्स है। ओके, 10 केजी का बॉक्स है। इस 10 केजी के बॉक्स पे एक बार तुमने 10 न्यूटन लगाया, और यही 10 केजी का बॉक्स है, बॉक्स वही है, सेम टू सेम, एक बार तुमने 20 न्यूटन का बल लगाया। तुम खुद से सोचो, 10 न्यूटन का बल लगाओगे तो इसके पास त्वरण मान लो a1 आ गया। 20 न्यूटन का बल लगाया तो ये गाड़ी तो आगे की तरफ जाएगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, कोई त्वरण आ गया, मान लो इसमें a2 आ गया। आप अपना दिमाग लगाओ कौन सा त्वरण ज्यादा होगा, तो आपका दिमाग कहेगा कि a2 ज्यादा होगा किससे? a1 से, क्योंकि 10 केजी 10 केजी, लेकिन यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ ज्यादा बल लगाएंगे तो गाड़ी ज्यादा तेजी से मूव करेगी। तो a2 जो होगा, A2 दूसरा वाला एक्सेलरेशन वो पहले वाले से ज्यादा होगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम बल को बढ़ाते हैं, बल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, 10 न्यूटन से 20 न्यूटन, तो जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक्सेलरेशन A2 ज्यादा है किससे? A1 से, त्वरण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर किसी भी बॉडी पे, अगर समान द्रव्यमान की कोई बॉडी है, उस पे जितना ज्यादा बल लगाओगे उसका त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए, समानुपाते का एक चिन्ह होता है, ये वाला समानुपाते का या प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको पहले, लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपको बता देता हूं। आप कक्षा 9 के स्टूडेंट है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू किए हैं, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं। समानुपाते का मतलब होता है कि अगर किसी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही है, या फिर अगर एक चीज के घटाने से दूसरी चीज घट रही है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों चीजें एक दूसरे के समानुपाते हैं। ठीक है, समानुपाते, आप समझ पा रहे होंगे इसको। जैसे कि यहीं पे देख लो कि त्वरण बढ़ाने बल बढ़ाने से त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बल घटाने से त्वरण क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इन दोनों को हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो समानुपाते है बल के। इसका मतलब क्या है कि बल को बढ़ाओगे तो त्वरण भी बढ़ेगा, बल को घटाओगे तो त्वरण भी घटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे। तो ये वाला तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में खुद से पता कर सकते हैं, खुद से आपने देखा भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान पे इफेक्ट देखें, अगर सपोज दैट, अब देखिएगा ध्यान से, एक 10 केजी की बॉडी है, एक 20 केजी की बॉडी है, एक 30 केजी की बॉडी है। इस पे बल लगाया 10 न्यूटन का, इस पे बल लगाया 10 न्यूटन का, इस पे भी बल लगाया 10 न्यूटन का, तीनों पे बराबर बल लगा है, द्रव्यमान लगातार बढ़ रहा है। अब आप बताओ कौन सी बॉडी तेजी से, मान लो इसको त्वरण A1 मिला, इसको त्वरण A2 मिला, इसको त्वरण A3 मिला, है ना? तो A3 मिला। अब देखो 30 किलो का है, 10 ही न्यूटन का बल लगा रहे हैं। 20 ही किलो का है, 10 न्यूटन, 10 ही किलो का है, 10 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है A1 ज्यादा होगा A2 से, और A2 ज्यादा होगा किससे? A3 से। चूंकि सबसे वजन है तो इसका त्वरण भी सबसे कम होगा अगर बराबर बल लगाया जाए तो। ये तो आप
खुद का भी आपका दिमाग कह सकता है, या फिर आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 10 केजी की बॉडी लीजिए, उसको फेंकिए 10 न्यूटन से, 20 केजी का लीजिए उसको फेंकिए 10 न्यूटन से, और 30 केजी का लीजिए उसको भी फेंकिए 10 न्यूटन से। तो आप खुद पाएंगे कि जो 30 केजी वाली बॉडी है वो कम दूर गई है, 20 वाली थोड़ी ज्यादा दूर गई है, और 10 वाली बहुत ज्यादा दूर गई है, यानी कि एक्सेलरेशन A1 ज्यादा है A2 से, और A2 ज्यादा है किससे, A3 से। ये बात आपको पता लग गई होगी। इससे एक बात और पता लग रही है स्टूडेंट्स की जो एक्सेलरेशन है वो कहीं ना कहीं समानुपाती है 1/m के। इसका मतलब क्या है कि m को बढ़ाओगे तो a घटेगा, और m को घटाओगे तो a क्या होगा, बढ़ेगा। इसको समानुपाती पढ़ोगे तो 1/m लिखोगे, या फिर अगर इसको आप व्युत्त क्रमानुपाती कहोगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि त्वरण द्रव्यमान के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। व्युत्त क्रमानुपाती, व्युत्त क्रमानुपाती, व्युत्त क्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों उल्टा। उल्टा मतलब एक को बढ़ाओ दूसरा घटे, एक को घटाओ दूसरा बढ़े, उल्टा हो तो व्युत्त क्रमानुपाती है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। m जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है त्वरण वैसे वैसे घटता चला जा रहा है। m जितना बड़ा 10 से 20, 20 से 30 त्वरण देखो घट गया, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, A1 का सबसे ज्यादा। ठीक है, तो द्रव्यमान, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अगर a को आप घटाओगे, सॉरी ये वाला ठीक है, m को बढ़ाओगे तो a क्या होगा, घटेगा। द्रव्यमान जितना बढ़ेगा गाड़ी का त्वरण उतना ही घटेगा अगर उस पर समान बल लगाया जाए तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो त्वरण है वो 1/m द्रव्यमान के व्युत्त क्रमानुपाती है बच्चों। अगर उल्टा होता है ना, व्युत्त क्रमानुपाती होता है तो चीजों को क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं, 1/m। समानुपाती था तो हमने सीधे सीधे लिखा था ना, A प्रोपोर्शनल टू F, A प्रोपोर्शनल टू F, और यहाँ पे क्या किया, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। देखिए प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में व्युत्त क्रमानुपाती। ठीक है, इसका मतलब बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा, इसका मतलब बढ़ाने से घटेगा, घटाने से बढ़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप ये लॉजिक समझ पा रहे होंगे। तो अब ये निष्कर्ष पे हम पहुंच गए खुद से, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, तो अब इन दोनों निष्कर्षों को अगर इकट्ठा करके लिखा जाए स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखिएगा A प्रोपोर्शनल टू F था और A प्रोपोर्शनल टू 1/m था। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, A प्रोपोर्शनल टू F जहां पे वहीं रहेगा, और बटे में m है ना, m कहां पे है, बटे में है ना, तो बटे में m, F/m, ऐसे इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल को आप जो है नॉर्मली बराबर का जैसा चिन्ह होता है वैसे इसको आप समझ सकते हैं, वैसे बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। देखिए बराबर में आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि बढ़ाने, देखो बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से घट रहा है, ये तो पता लग रहा है इस चिन्ह से, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है ना कि बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है या फिर घटाने से कितना घट रहा है। ये तो नहीं पता लग रहा है ना कि कोई चीज बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है फिर कोई चीज घटाने से कितना घट रहा है। तो वो तब पता लगता है जब बराबर का चिन्ह आ जाता है, कि 2 गुना हो रहा है, कि 3 गुना हो रहा है, कि 4 गुना हो रहा है, जब बराबर आ जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको बराबर की तरह से ट्रीट करके इस पे आप संक्रियाएं लगा सकते हैं। A प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिला दिया तो F/m हो गया। अब ध्यान से चलिएगा, इसके बटे 1 मान सकते हैं, इसके बटे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो f का 1 में गुणा होगा तो f प्रोपोर्शनल रहने दीजिए, प्रोपोर्शनल टू a गुणे m हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू a, f प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। ठीक है, तो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू a हो गया, यानी कि m बढ़ाओगे तो f बढ़ेगा, m बढ़ाओगे अगर m आपने, सॉरी ऐसे समझो ना कि f को बढ़ाओगे तो m बढ़ेगा, और f को बढ़ाओगे तो a भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, f प्रोपोर्शनल टू m इंटू a हो गया। तो ये प्रोपोर्शनल वाला जो चिन्ह है इसको हटाते हैं जब हम लोग, ये वाला चिन्ह जब हटता है तो बराबर का चिन्ह जब लगाते हो ना तो एक नियतांक आता है k का। ये मैं आपको, ये गणित का पोर्शन है, ये मैं आपको बता दूंगा, अभी बता दूंगा, आप उसका हेडक मत लीजिए, अभी बता दूंगा। बस इतना समझिए कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, एक नियतांक आता है k आ गया और m इंटू a आ गया। अब आप यहाँ पे एक बात सोचना, अगर m बराबर 1 kg ले लेता हूँ और f बराबर 1 न्यूटन का लगाता हूँ, 1 किलोग्राम की वस्तु है, उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया, उसमें त्वरण भी कितने का आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। ठीक है, त्वरण, तो k का मान कितना आएगा, अगर f 1 रख दोगे, m 1 रख दोगे, a 1 रख दोगे, इसमें रखो तो 1 बराबर k गुणे 1 गुणे 1, तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, k बराबर 1 आ गया, k बराबर 1 इसमें रख दोगे तो f बराबर k का मान 1 रख दिया तो 1 गुणे m इंटू a, यानी सीधे f बराबर m इंटू क्या आ गया, a आ गया। यही तो था यहाँ पे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, तो f बराबर m इंटू a। यहां से ये प्रूफ होके आता है, न्यूटन जी ने यहीं से जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला जो एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा
आपको बताया, यही एक्सपेरिमेंट न्यूटन साहब ने किया और जैसे मैंने मैथमेटिकल रिलेशन बताया यही रिलेशन उन्होंने लगाया और हमें जानकारी दी कि फोर्स जो है वो m इंटू ए के बराबर होता है, F बराबर m इंटू ए। ये पूरा न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। समानुपाती वाला जो लफड़ा है वो अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्लियर करता हूं बोर्ड को क्लियर करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, समानुपाती वाला वो आपका मैथमेटिकल जो लॉजिक है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन है अपने पास y बराबर x प्लस टू, वाई बराबर एक्स प्लस टू। अब देखिएगा इसका एक चार्ट बना के देखते हैं, x और y है ना, इसका एक चार्ट बना के देखते हैं। अभी देखिए आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, x और y। x का मान एक बार 0 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार काम करते हैं -1 रख लेते हैं, एक बार -2 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे रखिए -2 प्लस 2, y कितना आ गया 0। यहीं पे x का मान रख के y का मान निकालना है भाई। y बराबर x का -2 रखोगे तो -2 प्लस 2 कितना आ गया 0, रख दिया मैंने। -1 रखो तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -1 रखोगे तो -1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रख दिया। अब 0 रख दो x बराबर तो कितना आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 1 रख दो तो y बराबर 2 1 3 आ जाएगा। x बराबर 2 रख दो तो 2 2 कितना, y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो क्या पता लगा स्टूडेंट्स, ध्यान से। ये x का वैल्यू -2 से बढ़ के -1 हुआ, -1 से बढ़ के 0, 0 से बढ़ के 1, 1 से बढ़ के 2। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो ना, -1 -2 से बड़ा होता है और 0 -1 से भी बड़ा होता है। तो -2 से बड़ा हुआ मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, देखिएगा ध्यान से, x बढ़ रहा है, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तो y के साथ क्या हो रहा है, y भी बढ़ रहा है। y पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि हमें ये पता लग गया कि x प्रोपोर्शनल टू y है, यानी x को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। और इसका उल्टा भी देख लो, अगर 2 से 1 हो गया घट गया, 1 से 0 हो गया घट गया, 0 से -1 घट गया, 1 से x को अगर घटा रहे हैं तो y के साथ क्या हो रहा है, 4 से घट के 3 हो गया, 3 से घट के 2 हो गया, 2 से घट के 1, 1 से घट के 0, यानी y भी क्या हो रहा है, घट रहा है। x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y घट रहा है। इसीलिए यहाँ पे समानुपाती का या इंग्लिश में प्रोपोर्शनल का साइन आता है। साइन सिंबल ये है सिंबल, ऐसे बनाते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y। अब आप समझ गए होंगे कि समानुपाती का मतलब क्या होता है। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से घट रहा है, लेकिन समानुपाती ये नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली कितना बढ़ रहा है, एग्जैक्टली कितना घट रहा है। वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x समानुपाती हटा के बराबर लगाना पड़ेगा और बराबर लगा के यहाँ पे एक कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा और लिख देना पड़ेगा y, x बराबर k इंटू वाई, समानुपाती हटा के। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा चीजों को ध्यान से समझिएगा। जब हमें ये तो पता लग गया था ना यहाँ से प्रोपोर्शनल का मतलब, लेकिन कितना बढ़ा कितना घटा वो नहीं पता लगा ना। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर x का x बराबर यहाँ पे k इंटू वाई हमने कर दिया। सब मैं बता रहा हूं आपसे, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक किसका चिन्ह लगाते हैं, बराबर का, और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट k आ जाता है। अब ये k का मान कितना हो सकता है, यही हमें पता करना है। एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो x बराबर k इंटू वाई में, x बराबर k इंटू वाई में, अब ध्यान से देखो, तो यहां से अगर k का वैल्यू आपने निकाल दिया, यहां से अगर k का मान आपने निकाल दिया तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये कितना गुना बढ़ रहा है या फिर कितना गुना घट रहा है। ठीक है, कितना गुना बढ़ रहा है या फिर कितना गुना बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से घट रहा है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर k का वैल्यू पता लगा दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना घट रहा है। k बराबर क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स से, यहां से भी। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने टफ एग्जाम्पल ले लिया है कि इतना आसानी से नहीं निकल पा रहा है, तो मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो k फिर निकालते हैं। देखिए k आसानी से कैसे निकलेगा, एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं। y बराबर मैं कर देता हूं 2x। ठीक है, तो x और y का फिर से बनाइएगा आप, है ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं, इस बार जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो x बराबर मैंने लिया 1 2 3, तो y कितना आ गया, y देखिए कितना आ गया, x बराबर 1 तो y 2 हो गया, 2 तो 2 दूना 4, 3 तो 3 दूना 6 हो गया। अब 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, तो यहाँ 2 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 6, यानी ये पता चल रहा है x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। उल्टा आ जाओ, 3 से 2, 2 से 1, तो ये भी 6 से घट के 4, 4 से घट के 2, तो x घटेगा तो y भी घटेगा, दिख रहा है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि x प्रोपोर्शनल टू y है, x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है, x को घटाने से y घट रहा है। प्रोपोर्शनल तो पता चल गया, समानुपात का पता चल गया, लेकिन क्या रिलेशन है इसमें, तो बराबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, y आएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि अब कितना गुना बढ़ रहा है फिर कितना गुना घट रहा है। तो सिंपली आप देखोगे, कोई भी यहाँ पे आसानी से जज कर सकता है, कोई भी जज कर सकता है कि x
एक्स, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से y बराबर k इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे यहाँ से k निकालो चाहे यहाँ से k निकालो, यहाँ y x में रिलेशन है, यहाँ x y में रिलेशन है। तो यहाँ से y बराबर k इंटू एक्स में कैसे, देखो कोई भी एक वैल्यू रखो, y जहाँ पे 6 है तो k इंटू एक्स कितना है, x 3 है तो k कितना आ गया, 6/3 कितना आ गया, 2 आ गया। चाहे तुम यहाँ से भी निकालोगे ना तो k का मान नहीं बदलेगा। देखो y बराबर k इंटू एक्स था, y कितना है 4 है तो बराबर k इंटू एक्स कितना है 2 है, तो k बराबर फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे भी निकालोगे तब भी वही k आएगा। y बराबर k इंटू एक्स है, y का मान रखा 2 बराबर k इंटू एक्स का मान है 1 यहाँ से, तो k बराबर फिर से कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख रहे हो कि k बराबर 2 आने से हम इस वाले समीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं y बराबर 2x, y बराबर क्या है 2x, यानी कि x के बढ़ाने से y क्या होगा, x का 2 गुना हो जाएगा। x के बढ़ाने से y क्या होगा, x का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। वो तो खैर यहाँ पे इक्वेशन में देख के पता लग रहा था, लेकिन ग्राफिकल सारणी से कैसे हम एनालाइज करते हैं और समानुपाती को कैसे बदलते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कक्षा 9 में। देखिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कठिन चीज़ें बचपन से ही अगर सिखाई जाएँ, बचपन से आपके दिमाग में डाला जाए तो आप आगे जाके मतलब हिम्मत कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करने का और ढंग से कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है। और बचपन में जो लॉजिक क्लियर हो जाता है आगे जाके नहीं हो पाता, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चला गया। तो आपको अब ये पता लग गया होगा कि समानुपाते हटा के कांस्टेंट के ले आते हैं और कांस्टेंट के का मान हम निकाल लेते हैं। इस वाले सारणी से हमने निकाला, या फिर कई बार हम प्रयोग करते हैं। ये सारणी हमने कैसे इस इक्वेशन से बनाई ना, न्यूटन ने जो सारणी बनाई थी वो प्रयोग करके बनाई थी, ऐसे ही उसने भी सारणी बनाई थी प्रयोग करके, और ये सारणी बना के वो भी हल करके के का मान निकाला था। देखिएगा कैसे दिखेगा, मैं एक बार और थोड़ा सा लेके चलता हूँ। एफ प्रोपोर्शनल टू नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था a प्रोपोर्शनल टू f और a प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो फिर दोनों को मिला दिया था, a प्रोपोर्शनल टू f/m हो गया था। मैंने कहा क्रॉस 1 करके f में 1 से मल्टीप्लाई करो, f प्रोपोर्शनल a इंटू m कर दिया। तो अब f प्रोपोर्शनल था कि इक्वल टू एक कांस्टेंट आया a इंटू m या फिर m इंटू a कर दिया। अब न्यूटन साहब ने क्या किया, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु ली, उस पर अलग अलग क्या किया, बल लगाया और गाड़ी का त्वरण चेक किया। मतलब m को और f को बदल बदल के a को चेक किया, तो उन्होंने एक चार्ट बनाया कि f क्या रखा मैंने तो m क्या आया, फिर a क्या आया। तो चार्ट बना बना के उन्होंने इस समीकरण में उन तीनों का मान रखा, f का मान रखा, a का मान रखा और m का मान रखा, ठीक है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया, m बराबर 1 kg ले लिया और उस गाड़ी पे 1 न्यूटन का बल लगाया तो गाड़ी मूव करने लगी, तो उसका त्वरण नापा उन्होंने गाड़ी में, तो गाड़ी का त्वरण भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में चल रहा था। तो जैसे ही ये मामला बना, उन्होंने f का, m का और a का मान इसमें रखा, तो 1 बराबर k गुणे 1 गुणे 1, तो k बराबर 1 आ गया। अब जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में तुमने देखा कि जब मैं y बराबर k इंटू एक्स निकाल रहा था, जितने भी हमारे पास चार्ट में 3 वैल्यूज थी, तीनों अलग अलग वैल्यूज से जब मैं k निकाल रहा था तो तुमने देखा था k बराबर 2 आया, k बराबर 2 आया, k बराबर 2 आया। k का मान कभी भी बदल नहीं रहा है क्योंकि ये है एक नियतांक है, फिक्स है या कभी चेंज नहीं होगा। तो k बराबर जैसे ही 1 आ गया तो ये वाला k भी अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये k का मान कभी जिंदगी में नहीं बदलने वाला। जैसे यहाँ पे हर बार 2 to 2 आ रहा है, हर एक f, a और m, f, a और m के मान के लिए k का मान हर बार हल करोगे तो k का मान अब चूंकि कांस्टेंट है, अचर है, तो ये बदलने वाला नहीं है, हमेशा क्या आएगा, k बराबर 1 1 1 1 1 आएगा। तो चूंकि ये नियतांक अब हमें पता चल गया तो k का यह मान यहाँ पे रखेंगे तो f बराबर 1 गुणे m है, तो f बराबर m इंटू a आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में बहुत कड़ी मेहनत से आपको समझाया है। फटाफट से इसके लिए एक लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे और पढ़ने वाले हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। और अभी इसका नोट्स मैं देता हूं, वो आप लिखो, फिर आगे बात करेंगे। चलिए ये रहा नोट्स, फटाफट से लिखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, न्यूटन का गति विषयक नियम पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से ये लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए एफ बराबर एम इंटू ए, सेकेंड लॉ आ गया। इसको शब्दों में कैसे कहना है वो भी मैंने लिख दिया। और एफ बराबर एम इंटू ए ये कैसे आया वो जस्ट अभी इसके आगे, जैसे मैंने अभी इसके पीछे प्रूफ किया था, आपको समझाया था, पूरा प्रूफ आपको मैं लिखवा देता हूं। चलिए फटाफट ये लिखिए, स्टार लगाइएगा, स्टार लगा के लिखिएगा एफ बराबर एम इंटू ए। कैसे आया वो यहाँ पे बताया गया है। दूसरा नियम क्या होता है वो मैंने आपको सिंपल वे में लिखवा दिया। दूसरा नियम क्या होता है जस्ट अभी इसके पीछे लिखवाया था। अब आपको स्टार लगा के एक अलग चीज लिखनी है, अलग से 1-2 लाइन छोड़ के वहां पे, एफ बराबर एम इंटू ए। और ये कैसे आया वो बताया गया। तो न्यूटन के अनुसार पहला
ये ए प्रोपोर्शनल टू एफ। ये कैसे होता है, बहुत अच्छा खासा समय लेके मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अब मत कहना कि समझ में नहीं आया। और दूसरा ए प्रोपोर्शनल टू 1/m, दोनों को मिलाया, कैसे मिलाते हैं और प्रोपोर्शनल कैसे, फिर तिर्यक गुणा करके ये आता है, फिर बराबर करके एक कांस्टेंट आता है। के क्या होता है, समानुपातिक नियतांक होता है, इंग्लिश में कांस्टेंट होता है। समानुपातिक को इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं एक्चुअली, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो सुन सुन के आपको वर्ड याद हो जाएंगे। पहले ये लिखिए, फिर इसको और आगे ले चलते हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, फटाफट लिखो। देखिएगा, तो के एक समानुपातिक नियतांक था यहाँ पे। अब एक काम करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि यदि ऐसा हो जाए, यदि f बराबर 1, m बराबर 1 और a बराबर 1 हो, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है नीचे वाला, f बराबर k इंटू एम इंटू ए, तो f बराबर 1, m बराबर 1 और a बराबर 1 हो, तब देखिएगा ध्यान से, तब क्या हो जाएगा भाई, तब ये समीकरण जो है, इसको समीकरण 3 बना दीजिएगा। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से, तो f बराबर k इंटू एम इंटू ए है, तो 1 बराबर k इंटू 1 गुणे 1 होगा ना, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब ये कह सकते हो कि k का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में आप रखोगे तो 3 क्या था, f बराबर k का मान रख दिया 1 गुणे m इंटू ए, यही तो था, k का मान रख दिया समीकरण 3 में। पीछे देखना, यहाँ पे समीकरण 3 था, मैंने अभी मिटाया हुआ है, तो f बराबर m इंटू क्या आ गया, a आ गया, ठीक है, तो f बराबर m इंटू ए आ गया। या फिर इसी को आप कह सकते हो बल बराबर, अच्छे से अगर हिंदी में याद करना चाहते हो, द्रव्यमान, m क्या होता है, द्रव्यमान गुणे a क्या होता है, त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे आया, कहां से आया, पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। फटाफट से इसको लिखिए, फिर अभी आगे चलते हैं, अभी पूरा काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से लिखिएगा इसको, फटाफट कंप्लीट करिए। चलिए, हाथ के हाथ बल का मात्रक भी लिख लेते हैं, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, याद रखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको दिखाते हैं किससे, एन से, न्यूटन, या फिर इसको दिखाते हैं किससे, एन से, ठीक है। और एक चीज देखो, यहां से भी आप सीख सकते हो, F बराबर m इंटू ए से भी आप सीख सकते हो। देखिएगा, बल का मात्रक F क्या है, बल है ना, तो आप लिख सकते हैं बल का मात्रक बराबर m क्या है, द्रव्यमान, तो लिख सकते हैं आप द्रव्यमान का मात्रक गुणे, द्रव्यमान का मात्रक गुणे ए क्या है, त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक, ऐसे भी निकाला जा सकता है आसान तरीके से। तो बल का मात्रक तो हमें निकालना ही है, तो फिर एक बार लिखना पड़ेगा, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, आप सभी को पता होगा किलोग्राम। अगर आपने कक्षा 9 में मेरा बिल्कुल पहला लेक्चर, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर अटेंड किया होगा, जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तो वहां पे मैंने आपको मूल मात्रक, मूल राशियां, मापन पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि जब ये चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होता है, अगर आपको याद हो, देखो गुणे को हमेशा डैश से दिखा देते हैं मात्रक में, त्वरण का मात्रक आप सभी को तो पता ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक और मात्रक, बल का मात्रक एसआई सिस्टम में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ओके। और मैंने क्या बताया, बल का मात्रक, ये स्टार लगा के अलग से लिखिएगा, आप लोग अलग से लिखिएगा। बल का मात्रक मैंने क्या बताया, न्यूटन, एन से, तो न्यूटन भी होता है क्योंकि न्यूटन ने ही बल को खोजा है, बल के बारे में सारी परिभाषाएं दी हैं, और ये जो न्यूटन है एसआई सिस्टम में इसका मात्रक ये आ रहा है, तो ये न्यूटन इसके बराबर बताया गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन यानी कि एन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता
है। 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है। एसआई सिस्टम में मैंने सिस्टमेटिक निकाला, F बराबर m इंटू ए, एक रिलेशन लिखा, F का मात्रक निकालना था, m का मात्रक, a का मात्रक लिखा मैंने, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एसआई सिस्टम में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में या फिर MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, यहाँ पे देख लो हर चीज मीटर में है, किलोग्राम में है, सेकंड में है, मीटर में है, किलोग्राम में है, सेकंड में है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है आप जाके पहला लेक्चर देखिए वहां पे। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक लिया है, जबकि एक मात्रक न्यूटन भी है। तो मैंने आपको बताया कि ये और ये एक ही है, बस इसका नाम बदल के ये रख दिया क्योंकि इन्होंने बल के बारे में खोजा हुआ था, बल के बारे में लोगों को बताया हुआ था। तो 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको गति का द्वितीय नियम भी आज पता चल गया होगा और बहुत ही अच्छे से पता चला होगा, ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो गति का द्वितीय नियम यहीं पे खत्म होता है और कहीं ना कहीं लेक्चर बहुत लंबा होने जा रहा है। 22-25 मिनट मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेक्चर हो जाता है। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर लेके नहीं आता हूँ, छोटे छोटे कई पार्ट्स में। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, आप कक्षा 9 में हो, ट्रिक्स पे नहीं कॉन्सेप्ट पे जियो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ट्रिक्स आप खुद से बना सकते हो। चीज़ों को डिटेल में पढ़ना सीखो, चीज़ों के बारे में जानना सीखो। आपको मजा आया कि नहीं आप बताइएगा। और आई रिपीट अगेन, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, शेयर कर दो। जितने भी हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या किसी भी अदर बोर्ड से हैं पर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाया गया है। तो शेयर भी आप इसको धड़ाधड़ कर दीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए कॉन्सेप्ट, विज्ञान के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एक नया चीज लेके आपके सामने मैं आऊंगा फिर से, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। लेकिन तृतीय नियम के पहले ये गति का जो द्वितीय नियम हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसका एक और पहलू है, एक और रूप है, एक और रूप है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उसको भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m इंटू ए के अलावा एक और रिलेशन है बल का, वो रिलेशन है मोमेंटम से, वो रिलेशन है संवेग से। लेकिन संवेग क्या होता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, वो तो आपने अभी सुना भी नहीं है, इसलिए मैंने ये एक बेसिक सेकेंड लॉ का बेसिक आपके सामने लेके आया। एक नॉर्मल तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं इसको जोड़ूंगा संवेग से, मोमेंटम से। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वो आते करेंगे बाद में। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो गया। इवन आपको बल का मात्रक भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा इस बात को याद रखो, ये पता नहीं कितनी बार रेलवे और SSC के एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि 1 न्यूटन, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, 1 न्यूटन इनमें से किसके बराबर होता है। पहला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। और जिन बच्चों को याद नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं और कतई वो 1 नंबर नहीं ला पाते हैं उस एग्जाम में, और जिनका कक्षा 9 का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, वो बच्चा आंख बंद करके मारता है 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसलिए आपको कॉन्सेप्ट से बताया गया। मजा आया तो मुझे बताना और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए कॉन्सेप्ट न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के साथ। और भी चीजें डिटेल में जो भी रहेंगी मैं आपको रिलेट करूंगा, समझाऊंगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।